is Radhika Gaur with the session number 5th of your chapter Force and Laws of Motion. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ. तो अभी हम जब लास्ट सेशन डिस्कस कर रहे थे, दैट इज हम सेशन नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, तभी मैंने आपको बताया था मोमेंटम क्या होता है. क्लियर? जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, दैट इज न्यूटन्स की जो सेकंड लॉ है, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं, न्यूटन्स की जो सेकंड लॉ है रिलेटेड टू द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो वो जो लॉ है वो किस पे डिपेंड करती है? वो मोमेंटम से ही रिलेट करती है. दैट इज द रीजन मैंने आपको मोमेंटम का सेशन एक पहले ही करा दिया था. उसके जो न्यूमेरिकल्स थे उनके बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करा चुकी हूँ. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन नंबर 5. द थिंग इज दैट व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. आखिर जो न्यूटन्स की सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो है क्या? The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied external force and takes place in the direction in which external force acts. क्या होती है? न्यूटन्स की जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये स्टेट करती है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, क्लियर, मोमेंटम का जो चेंज होने का जो रेट है, क्लियर, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम का चेंज होने का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स. वो उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो अप्लाई करते हैं हम, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स. और उसी डायरेक्शन में वो होता है जिस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो अप्लाई की गई होती है. क्लियर? दैट इज जिस फोर्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है उस डायरेक्शन में जो आई मीन टू से मोमेंटम होगा बॉडी का, और जो फोर्स है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सिंपल सी बात है कि जो मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उस फोर्स के इक्वल होगा जो उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई की गई है, और किस डायरेक्शन में होगा? उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो अप्लाई की गई है. क्लियर? That the second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied external force and takes place in the direction in which the external force acts. Clear? That is, if a body of mass m moving at initial velocity u, suppose करो कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, वो किसी इनिशियल वेलोसिटी u पे एक्सेलरेट कर रही है. क्लियर? एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विद एन एक्सेलरेशन a. क्लियर? दैट इज कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, मास m है उसका, वेलोसिटी u है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी u है. क्लियर? एक्सेलरेशन उसका क्या हो गया? a हो गया. फॉर टाइम t, टाइम कितना हो गया? t हो गया. सो इट्स फाइनल वेलोसिटी चेंजेस टू v. क्या होगा? अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v में चेंज हो जाएगी. देन इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम दैट इज p1 इज इक्वल टू m इंटू u हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी u है. क्लियर? तो p1 इज इक्वल टू हो गया mu. फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? p2 इज इक्वल टू mv. क्लियर? मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? चेंज इन मोमेंटम हो गया p2 माइनस p1, दैट इज mv माइनस mu, दैट इज m हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से आ जाएगा v माइनस u. क्लियर? दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m ब्रैकेट में v माइनस u. इज दैट क्लियर टू यू? सो नेक्स्ट थिंग इज दैट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहती है दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. क्लियर? मैंने बताया था जो मोमेंटम है उसके चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, तो जो टाइम के साथ साथ मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया p2 माइनस p1 अपॉन t के. क्यों? चेंज इन मोमेंटम अभी हमने फाइंड आउट किया p2 माइनस p1. p2 माइनस p1 को और हमने आगे जब एलोबोरेट करके फाइंड आउट करा था तो हमें रिजल्ट मिला था m ब्रैकेट में v माइनस u. तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन t. क्लियर? अब v माइनस u अपॉन t किसके बराबर होता है? ये होता है एक्सेलरेशन के बराबर, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन. क्लियर? तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ma. यदि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा k m a, जहाँ पे जो k है वो क्या है? ये कांस्टेंट है. क्लियर? सो मेन थिंग इज दैट जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उससे हमें फॉर्मूला मिलता है f इज इक्वल टू m a. इज दैट क्लियर टू यू? अब बात आती है 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है. 1 unit of force is defined as the amount that produces acceleration of 1 meter per second square on an object of 1 kilogram mass. 1 unit of force क्या होता है? ये डिफाइन की जाती है उस अमाउंट से जो क्या प्रोड्यूस करता है? जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है
ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास, दैट इज यदि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम मास का है तो एक्सेलरेशन प्रोडक्शन कितना हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, तो वो क्या होगी, वो 1 यूनिट ऑफ फोर्स के इक्वल होगी, दैट इज 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू k इंटू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो ये क्या हो गया 1 यूनिट ऑफ फोर्स। क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्लियर है, जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, which has the symbol n, जिसका सिंबल कैपिटल n होता है, and it is equivalent to किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसके बराबर होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है। इन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स है उसकी यूनिट डाइन होती है, एंड 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। ऑल्सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। इज दैट क्लियर टू यू। तो ये अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया यूनिट ऑफ फोर्स एंड 1 यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में। क्लियर। There is a note for you that when the applied force F is 0, यदि जो अप्लाई की हुई फोर्स F है यदि वो 0 हो जाए, then the acceleration A is also 0, तो जो acceleration होता है A वो भी क्या होगा, 0 होगा, and the body remains in the state of rest or of a uniform motion। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो बॉडी है वो या तो रेस्ट की पोजीशन में या रहेगी या फिर क्या रहेगी, दैट विल बी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, या तो रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। क्लियर। that when the applied force F is 0, then the acceleration A is also 0 and the body remains in its state of rest or of a uniform motion. So is it clear to you? Now talking about application of Newton's second law of motion. Clear? तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। A cricket player moves his hands backward on catching a fast cricket ball. मैंने आपको बताया था जब मैं आपको मोमेंटम के बारे में बता रही थी, दैट कोई भी क्रिकेट प्लेयर अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। क्यों? किसी भी क्रिकेट बॉल को वो कैच करने से पहले अपने जो हैंड्स हैं उनको बैकवर्ड लेके जाता है ताकि जो मोमेंटम है वो कम लगे, दैट इज फोर्स ज्यादा एक्सर्ट ना हो, वो हर्ट ना हो। क्लियर। ड्यूरिंग एथलेटिक्स मीट अ हाई जंपिंग athlete is provided either a cushion or a heap of sand on the ground to fall upon. कोई भी यदि एथलेटिक मीट्स होती है तो उसमें क्या होता है, जो हाई जंपिंग एथलीट है या तो उसे कोई क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है या फिर उसे सैंड का हीप प्रोवाइड किया जाता है जिसके ऊपर वो गिरे, ना कि वो ग्राउंड पे गिरे। क्लियर। तो ऐसा भी क्यों होता है, ऐसा भी इसलिए होता है ताकि उसको फोर्स ज्यादा नहीं लगे, उसको फोर्स एक्सर्ट ना हो उस पे, जिसकी वजह से वो हर्ट नहीं होएगा। Also, Newton's first law from mathematical expression of second law. अब बात आती है जो न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ है उसे हम न्यूटन्स की सेकंड लॉ के थ्रू कैसे डिराइव कर सकते हैं। The first law of motion can be mathematically stated from mathematical expression of second law of motion. जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन्स की, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसे इजीली हम जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके से मैथमेटिकली हम उससे स्टेट कर सकते हैं। और वो कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखिए, दैट इज व्हेन F इज इक्वल टू 0, फोर्स क्या है, 0 है, U इज इक्वल टू V है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी फॉर व्हाटएवर टाइम t इज टेकन, नो मैटर कितना टाइम लिया जा रहा है, बट हमारे पास फोर्स 0 है और जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी। This means that the object will continue moving with uniform velocity u. इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ थ्रू आउट द टाइम t। कोई इतना भी टाइम हो, कोई भी टाइम हो, उसके साथ साथ वो क्या होगा, यूनिफॉर्म u के साथ वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा। एंड इफ u इज 0, यदि u 0 हो जाए देन v विल आल्सो बी 0, बट यदि u 0 हो जाएगा तो क्या होगा, v भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इज इक्वल टू है, तो जब यहाँ पे हमने u कर दिया 0 तो v इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, दैट इज द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो हमारी क्या कहती थी फर्स्ट लॉ, हमारी फर्स्ट लॉ यही तो कहती थी कि जब तक कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की जाए तब तक कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती और मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकती। दैट इज इफ neither, I mean to say, if none of force is applied to any body then it cannot be changed, I mean to say it cannot be changed
in the state of motion or in the state of rest through its original state. क्लियर, जो उसके ओरिजिनल स्टेट्स है उससे वो दूसरी स्टेट्स में चेंज नहीं हो सकती यदि हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करें. यहाँ पे हमने देखा फोर्स 0 है, फोर्स 0 है, इसका मतलब u इज इक्वल टू v हो गया. जब u v के इज इक्वल टू हो गया तो जैसे ही u 0 हो जाएगा तो v भी 0 हो जाएगा. सिंपल सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहेगा और यही हमारी फर्स्ट लॉ स्टेट करती थी. इसीलिए हमने क्या किया, सेकेंड लॉ के थ्रू जो फर्स्ट लॉ है उसको इजीली एक्सप्लेन कर लिया. अब बात आती है बात की जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है. इट इज टर्म्स एज द टोटल इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स. इट इज टर्म्ड एज द टोटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स. जो फोर्स है उसका टोटल इम्पैक्ट कितना लग रहा है बॉडी पे उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं. क्लियर, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी. और ये किसके इक्वल होती है, ये जो बॉडी है उसमें जो चेंज हो रहा है उसके मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसके इज इक्वल टू होती है. क्लियर, दैट इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी. In other words, impulse is defined as a product of force and a small time in which force acts. हम सिंपली वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि हम इम्पल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ए स्मॉल टाइम इन विच फोर्स एक्ट. दैट इज जो फोर्स है और जो टाइम है वो टाइम जहाँ पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे फोर्स एक्ट हो रही है उस टाइम की यदि मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, उनका प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इज इक्वल टू द इम्पल्स. क्लियर, दैट इम्पल्स इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड अ स्मॉल टाइम इन विच फोर्स एक्ट. दैट इज F इज इक्वल टू ma. क्लियर, यहाँ से A इज इक्वल टू हो गया F अपॉन m. क्लियर, अब क्या हुआ, AT इज इक्वल टू V माइनस U हो गया. हमें पता है दैट इज AT इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस U होता है. कैसे, A इज इक्वल टू होता है V माइनस U अपॉन T. T की इंटू इधर कर दी हमने तो AT इज इक्वल टू V माइनस U हो गया. क्लियर, अब यहाँ से हमने क्या किया, F इज इक्वल टू ma है. क्लियर, ये वाली सिचुएशन है. हमने क्या करा, A की वैल्यू यहाँ से आई थी F अपॉन m को हमने यहाँ पे पुट किया. F अपॉन m इंटू T इज इक्वल टू V माइनस U हो गया. तो Ft इज इक्वल टू m V माइनस U हो गया क्योंकि हम m को इधर लेके गए. तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, Ft के इज इक्वल टू होता है दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1. तो इम्पल्स किसके बराबर हो गया, इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम. इज दैट क्लियर टू यू? Actually, it is noticeable that greater the time of change in momentum, less is the impact of force. ये नोटिस किया गया कि जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम में टाइम होगा उतना ही फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा लगेगा. इसीलिए हमने एप्लीकेशंस में देखा था, क्या देखा था कि मोमेंटम कम करने के लिए हमें जो अपने हैंड्स हैं उनको बैकवर्ड लेके जाना पड़ता है क्योंकि हम क्या करते हैं उसके थ्रू हम टाइम को रिड्यूस करते हैं, टाइम को बढ़ाते हैं और फोर्स को रिड्यूस करते हैं. क्लियर, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फोर्स है उसका इम्पैक्ट कम लगता है. सेकेंड थिंग इज दैट इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जो इम्पल्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन रहती है. क्लियर, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड होती है और वी कैन से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है. नाउ देयर इज अ न्यूमेरिकल force act on a object of mass 4 kg and change its velocity from 19 meter per second to 20 meter per second and 5 second. Find the magnitude of force. तो अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें मास गिवन है 4 किलोग्राम, टाइम गिवन है 5 सेकेंड, u गिवन है हमें 10 मीटर पर सेकेंड एंड जो वेलोसिटी है वो गिवन है हमें 20 मीटर पर सेकेंड. इट इज नॉट 19, इट विल बी 10. अब आप 10 को भी रख सकते हो, 19 को भी रख के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व आउट कर सकते हो. मैं यहाँ पे 10 को रख के सॉल्व आउट कर रही हूँ क्योंकि शायद यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी. बाय द वे यहाँ पे हम रखते हैं दैट इज हमने u लिया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड. क्लियर, तो v इज इक्वल टू हो गया u प्लस at और a इज इक्वल टू हो गया v माइनस u अपॉन t. क्लियर, तो a इज इक्वल टू v कितना है 20, u कितना है 10, तो 20 माइनस 10 अपॉन 5 दैट इज 10 अपॉन 5. तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू a होता है, F इज इक्वल टू ma होता है दैट इज 4 इंटू 2 हो जाएगा. तो F विल बी इज इक्वल टू द 8 न्यूटन. कितना आ गया फोर्स, 8 न्यूटन के इज इक्वल टू. नेक्स्ट है फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फॉर 2 सेकेंड. कोई भी फोर्स है जो 50 न्यूटन की है वो किसी स्टेशनरी बॉडी पे एक्ट हो रही है जिसका मास 10 किलोग्राम है और 2 सेकेंड्स के लिए वो एक्ट कर रही है. फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एंड वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट. हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. क्लियर, यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 गिवन है, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन गिवन है, m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. क्लियर,
तो v निकालना है हमें और a निकालना है। अब ये है इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। v हमारे पास 10 है, u 0 है, टाइम 2 है, तो 10 माइनस 0 अपॉन 2 दैट इज एक्सेलरेशन आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल्सो अब हमें फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा ft अपॉन m प्लस u। ये कहाँ से आया, ft इज इक्वल टू m v माइनस u होता है, इससे जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी ft अपॉन m प्लस u। तो v इज इक्वल टू हो गया 50 इंटू 2 अपॉन 10 प्लस 0, दैट इज v इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ दिस इज अनदर एग्जाम्पल। A force of 1000 Newton is applied over a vehicle of 500 kg. Clear? Then how much time the velocity of the vehicle will increase from 2 meter per second to 10 meter per second? Also find the impulse. यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें गिवन है फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू गिवन है हमें 1000 न्यूटन, मास गिवन है 500 किलोग्राम, वेलोसिटी गिवन है हमें, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। हमें क्या करना है, हमें टाइम, ठीक है, और इम्पल्स, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। अभी f इज इक्वल टू होता है एम वी माइनस यू अपॉन टी, तो t हो गया एम वी माइनस यू अपॉन एफ। तो हमारे पास मास भी गिवन है v माइनस यू अपॉन एफ कर लिया, दैट इज 500 इंटू 10 माइनस 2 अपॉन 1000 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4 सेकेंड। क्लियर? इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी होता है, तो I इज इक्वल टू हो गया 1000 इंटू 4, अभी हमने टाइम निकाला ना, वहां से 4 ले लिया हमने, तो दैट विल बी इज इक्वल टू 4000 न्यूटन सेकेंड। क्लियर? तो अभी आपने देखा नॉर्मली फॉर्मूले यूज करने हैं, हमें डायरेक्ट हमारे पास जो गिवन है वो रखना है और हम इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, a force of 5 Newton gives a mass m1, an acceleration of 10 meter per second square and a mass m2, an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? Clear? कोई भी एक फोर्स है 5 न्यूटन की, वो एक मास है m1। क्लियर? एक्सेलरेशन कितना कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। कोई भी मास m2 है, वो एक्सेलरेट कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट ये करना है कि यदि दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या किया, दोनों एक्सेलरेशन जो दोनों ही मासेस हैं उनको यदि हमने एक साथ टाई अप कर दिया तो एक्सेलरेशन कितना होगा। अब देखो फोर्स गिवन है हमें 5 न्यूटन, A1 गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A2 गिवन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर, दैट इज A इज इक्वल टू क्या गिवन है, हमें निकालना है A, तो m1 इज इक्वल टू हो गया f अपॉन A1 एंड m2 इज इक्वल टू हो गया f अपॉन A2। टोटल मास m इज इक्वल टू हो गया m1 प्लस m2। अब देखो A इज इक्वल टू f अपॉन m होता है, तो m1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 हो जाएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम। क्लियर? m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 20 हो जाएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू 0.025 किलोग्राम। दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.75 किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 0.75, दैट इज 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो जब दोनों को टाई करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 6.67 मीटर पर second square. By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, while riding on the bicycle, if we stop pedaling, why does the bicycle begin to slow down? जब भी हम किसी बाइसिकल पर राइड कर रहे होते हैं और हम पैडलिंग स्टॉप कर दें तो जो बाइसिकल है वो स्लो डाउन हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? You have to answer this question and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the bicycle begins to slow down because of force of friction acting in opposite direction. जो बाइसिकल है वो स्लो डाउन क्यों हो जाती है? क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अभी आपको पता होगा कि जो अर्थ है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है। अब यदि हम मोमेंटम नहीं कर रहे हैं, यदि हम साइकिल पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो क्या होगा, जो बाइसिकल है वो स्लो डाउन हो जाएगी। क्लियर? दैट द बाइसिकल बिगिंस टू स्लो डाउन बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने न्यूटन्स की जो सेकंड लॉ है उसके बारे में डिस्कस किया, उसके जो नॉर्मली हमारे उसके जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया, इम्पल्स के बारे में डिस्कस किया, एंड अलॉन्ग विद दैट हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी इस सेशन में सॉल्व आउट किए। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.